तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के इस लाइव जूम सेशन में। वाह, शशांक जी दिख रहे हैं, प्रशांत कुमार जी, ओम प्रकाश सोनकर जी गुलाबी गुलाबी हैं, नमस्ते सर। होली कलर में दिख रहे हैं। और राजेश जी दिख रहे हैं, तुषार जी दिख रहे हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आप लोगों ने पिछले दिनों बहुत मेहनत की है, तो उसका जो है कल सामना करना पड़ेगा सवालों से। तो उसके लिए मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आया हूं कि हम डरे क्यों कि आगे क्या होगा, हम डरें क्यों कि आगे क्या होगा, हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा, बढ़ाते रहे इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला तजुर्बा वो तो नया होगा। तो डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात। क्योंकि बहुत सारे साथियों का मैसेज भी आया था कि सर थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, और ऐसे अंतिम घड़ी में ये प्राकृतिक है कि स्ट्रेस आता है। चाहे आप हो या कोई भी सामान्य जन हो, उनको स्ट्रेस आता है। क्योंकि जब भी किसी से सामना करना हो, वो भी आपके जीवन को बदलने वाला इवेंट हो, तो आपको एक स्ट्रेस अलग सा आता है, उसको सामना करना होता है। तो 5 चीजें मैं यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले जरा मेरी आवाज आप तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है तो जरा एक थम्स अप कर दीजिएगा, तो मैं आपसे अच्छे से जो इंटरेक्ट कर पाऊंगा। और आज का दिन जो है हमारे कई साथियों के लिए जो है बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त दिन था। क्योंकि आज देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथियों का एग्जाम था, जो जनरलाइज जो ऑफिसर हैं उनका भी एग्जाम था, और साथ ही साथ एक ग्रामीण बैंक का एग्जाम था, जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जाम था। तो उन साथियों ने अभी काफी सवाल तो भेजे नहीं मेरे पास, लेकिन जितने सवाल भेजे हैं और जो फोन आया है उनसे मुझे काफी प्रसन्नता हुई। वो भी काफी खुश थे कि वो सारे क्वेश्चन जो, जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथियों का फोन आया, उनका कहना था कि पिछले समय में हम लोगों ने जितने सारे सवालों की चर्चा की है या आपके पीडीएफ सेक्शन में है, पूरे पूरे सवाल उन्हीं में से आए हैं। एक जो है 10 सवाल उनको इंटरनल आया है, क्लरिकल टू ऑफिसर में 10 सवाल इंटरनल आया है, और बाकी जो 50 सवाल हैं वो आए हैं जनरल बैंकिंग के। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ही जो सवाल भेजे हैं उनमें भी ये देखा गया है कि कॉमन जो अभी हम लोगों ने पिछले समय जो रिकॉल क्वेश्चन किए हैं, वो रिकॉल क्वेश्चन अभी सारे सवाल जो हैं उन्हीं से आए हैं। तो एक बात तो तय है कि सवाल वही आने वाले हैं जिनका हमने पिछले समय में आप अध्ययन किए हों। ठीक है स्नेह प्रसाद जी? तो कल एग्जामिनेशन है आपका। प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि कल जो है आपके मन मस्तिष्क को बहुत ही संयमित रखे, क्योंकि सारी मटेरियल आपके मन मस्तिष्क में है। तो कल जब सामना करेंगे तो निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत ही सरल तरीके से हो, और शानदार तरीके से आप निर्णय ले पाएं कि कौन से सवाल का उत्तर सही जगह हो। यहाँ पर कुछ सवाल जो है आज एग्जाम हुआ था, उन सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो भी आप बताइएगा। तो पहली बात, आज ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ओम प्रकाश जी, आज ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तो बढ़िया एकदम से खाना वाना खा के बढ़िया से रिलैक्स हुई। अभी थोड़ी देर हम लोग आधा घंटा आपसे साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके रिलैक्स कर लीजिएगा। सुबह जल्दी उठ जाइएगा, बढ़िया सा सुंदर सा ड्रेस पहन के तैयार होके समय से पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइएगा। ध्यान रहे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपके पास हॉल टिकट होनी चाहिए, आपके पास आई कार्ड होनी चाहिए। और समय पर आप पहुंच जाने से क्या होता है कि आपका मन मस्तिष्क जो है उसके लिए प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है। और दूसरी चीज है, आप यकीन मानिए कि सवाल वही आएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तीसरा चीज है, अभी जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हिंदी के सवाल इजी आए हैं। आज के एग्जाम में भी ये कहा गया हिंदी के सवाल जो हैं बहुत ही सरल आए हैं। और एक साथी ने कहा कि इंग्लिश के सवाल आए थे, वो भी बहुत सरल आए। तो इंग्लिश और हिंदी को जो है प्रेफर करिएगा कि सेकंड पार्ट में आप दीजिएगा, पहले बैंकिंग कर लीजिएगा। क्योंकि बैंकिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन बैंकिंग के जो है आप पहले कर लीजिएगा, और हिंदी को जो है बाद में कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश जो है उसको बाद में कर लीजिएगा। तो अभी जो है आज जो सवाल आए थे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला सवाल आया था, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जरा चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताते चलिएगा जो सवाल आया था
उसका जो है हम लोग यहाँ पर थोड़े से आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वही सवाल जो है कल आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आ जाए। क्या लिखा है? व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना का एज क्राइटेरिया पूछा, और ये जो सवाल हम चर्चा कर रहे हैं ये आज ही प्रमोशन एग्जाम में आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जनरलाइज ऑफिसर में हुआ है। और इसका जो उत्तर है 18 से 70 वर्ष के आयु के लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है उसका फायदा मिलता है। दूसरा पूछा गया, प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कवरेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 330। सीधा सवाल पूछा गया था, क्वार्टर का सवाल पूछा गया तो क्वार्टर में दे दीजिएगा कि क्वार्टर वाइज कितना होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया सीधा सीधा आपको प्रीमियम का। तो 2 सवाल हो गए। हमारे राजेश जी नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना नहीं पाया कि सवाल अभी आज ही एग्जाम हुआ है, आज ही आए, मैं इसलिए प्रेजेंटेशन पीछे नहीं आपके बैक साइड में बना नहीं पाया हूँ। तीसरा सवाल पूछा गया है, जो अटल पेंशन योजना का जो एज क्राइटेरिया पूछा गया है, अटल पेंशन योजना में जो बेनिफिट मिलेगा पेंशन का, उसमें भाग लेने के लिए उसका एज क्राइटेरिया क्या है, ये पूछा गया। तो अटल पेंशन योजना में उस योजना का लाभ लेने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से लेके 40 साल तक जो सब्सक्राइबर हैं वो भाग ले सकते हैं, और उनको 60 साल तक जो है सब्सक्रिप्शन अपना जमा करना है, उसके बाद 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगा। तो ये सवाल है। चौथा सवाल जो उनसे पूछा गया, चौथा सवाल था, व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज अंडर DICGC। तो DICGC जो इंश्योरेंस स्कीम्स है जिसमें डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस कवरेज किया जाता है, तो उसका प्रीमियम क्या है, प्रीमियम पूछा गया है। तो हमारे साथी जरा टाइप करके बता दीजिए। मुकेश कुमार जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, 12 पैसा पर सैकड़ा, 12 पैसा पर 100। ठीक है, तो ये जो 12 पैसा पर सैकड़ा है ये एनुअल प्रीमियम है। क्या है? एनुअल प्रीमियम है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए पेमेंट करने का तो वो हाफ ईयरली होता है। सीधा सवाल क्या पूछा गया था, DICGC का प्रीमियम क्या, 12 पैसा पर सैकड़ा। चलिए अगला पूछा गया, PMEGP लोन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है अगर प्रोजेक्ट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा हो, और अगर सर्विस सेक्टर में प्रोजेक्ट कास्ट 5 लाख से ज़्यादा हो, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर PMEGP लोन if the project cost for manufacturing is above 10 lakh rupees, and if the project cost is for service industry is above 5 lakh। तो कितना है मिनिमम एट पास? एस सच तो कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कास्ट 10 लाख से ज़्यादा हो मैन्युफैक्चरिंग में और 5 लाख से ज़्यादा हो सर्विस में, तो मिनिमम एट पास चाहिए। एक और सवाल पूछा गया, जो PMEGP में रूलर का डेफिनेशन है, रूलर का है, तो उनका इनकम क्राइटेरिया कितना होगा, और आपके ऑप्शन दिए थे 1,20,000, 1,75,000, 60,000। मतलब PMEGP लोन सैंक्शन करने के लिए जो रूरल एरिया दिखाया जाता है उसमें इनकम क्राइटेरिया कितना होगा, ये पूछा गया है। तो PMEGP के लिए जो रूरल क्राइटेरिया होगा वो होगा 1,20,000, क्योंकि PMEGP जो लोन है रूरल और सेमी अर्बन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर एनुअल इनकम कितना होगा, वो होगा 1,20,000, तो वो रूरल कहलाएगा। तो ये सवाल पूछा गया। ये सवाल थोड़ा नया टाइप का है, ये PMEGP का इनकम क्राइटेरिया रूरल के हिसाब से। अदरवाइज PMEGP का लोन करने के लिए ऐसे एरिया उसको रूरल माना जाएगा अगर वहां पर जो इनकम क्राइटेरिया है 1,20,000। चलिए अगला सवाल है, मिसिंग पर्सन का मतलब क्या है? मिसिंग पर्सन का मतलब क्या है? अगर एक इंसान कितने सालों तक मिसिंग हो तो उसको मिसिंग पर्सन माना जाता है। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन आप सोचिए वो साथी ने बताया कि 60 क्वेश्चन आए थे, उनको 30 मिनट में कर दिया, तो मतलब 30 मिनट में कर दिया, एक सवाल को 30 सेकंड में हो गया उनका जो है।
अच्छा, अगला सवाल पूछा गया, गार्नेसी ऑर्डर में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है? गार्नेसी ऑर्डर में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन गार्नेसी ऑर्डर? अगर किसी खाते में गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, ये पूछा गया। तो ये हमारे मुकेश जी ने बढ़िया टाइप कर दिया यहाँ पर, डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। नॉर्मली बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप डिपॉजिट में होता है, बैंक जो होता है डेटर होता है, कस्टमर जो है क्रेडिटर होता है। लेकिन जैसे ही गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हो जाने पर बैंकर तो डेटर ही रहता है, लेकिन कस्टमर जो है वो जजमेंट डेटर हो जाता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हो जाएगा, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गार्नेसी ऑर्डर, बैंकर इज डेटर एंड द कस्टमर इज जजमेंट डेटर। चलिए, अगला सवाल पूछा गया, सरफेसी एक्ट में प्रॉपर्टी सेल करने से पहले ग्राहक को या उधार ग्रहीता को कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है? सेल नोटिस। सरफेसी एक्शन में कितने नोटिस होते हैं? पहला तो डिमांड नोटिस होता है जो 60 दिनों का दिया जाता है, 60 डेज का डिमांड नोटिस दिया जाता है। उससे बोला जाता है कि 60 डेज के अंदर अगर देना है तो दे दो भाई, नहीं तो हम इसको पोजीशन में ले लेंगे। पोजीशन में लेने के बाद जो है, हाँ, डिमांड नोटिस को 13(2) बोलते हैं। पोजीशन में लेने के बाद उसको 7 दिनों के अंदर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, 2 न्यूज़पेपर में, लीडिंग न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद उसका रिजर्व प्राइस फिक्स करना होता है, रिजर्व प्राइस फिक्स करने के बाद ऑक्शन निकालना होता है, ऑक्शन के बाद सेल करने से पहले सेल नोटिस जो है 30 डेज का देना होता है, ये सरफेसी एक्ट में। चलिए, अगला सवाल पूछा गया, और ये जो सवाल हम चर्चा कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आज के प्रमोशन एग्जाम में आया था, और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं अभी देखिए, पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? अगर किसी अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला है तो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप जो है क्या होगा, ये पूछा गया। तो क्या होगा, मतलब एक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर से सवाल आपको बिल्कुल आने ही आने हैं, उनमें से ये टॉपिक है जो आप देख रहे होंगे, और ये सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय द कस्टमर? तो जहां पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला है, बैंक का और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा? एजेंट एंड प्रिंसिपल। बैंक क्या हो जाएगा? एजेंट। कस्टमर होगा प्रिंसिपल। कस्टमर जो है निर्देश देता है, हम जो है एज के एजेंट की भांति उसको काम करते हैं। वो क्या निर्देश देता है कि 28 तारीख को मेरा सेविंग के अकाउंट डेबिट करके 10,000 रुपये मेरे पर्सनल लोन में खाते में जमा कर देना। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, तो हम भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, तो हम एजेंट हो जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ पर दिया था इन इंचोर्ड चेक्स मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंचोर्ड चेक्स? इंचोर्ड चेक्स का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, चेक के इतने प्रकार होते हैं, मैंने चेक से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी बताया था। इंचोर्ड चेक्स का मतलब होता है ऐसा चेक जो अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट चेक को बोलते हैं इंचोर्ड चेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंचोर्ड चेक्स मीन्स इनकम्प्लीट चेक। इनकम्प्लीट चेक जो अपूर्ण चेक हो, अर्धलिखित चेक हो, उसको बोलते हैं इंचोर्ड चेक्स। अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू FIU? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग जो है कब की जाती है, ये पूछा गया। यस, NI एक्ट के सेक्शन 20 में दिया गया, उसकी व्याख्या की गई। ठीक है, हाँ, STR रिपोर्टिंग पूछा गया है, STR की रिपोर्टिंग कब की जाती है? STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नजर आती है, देश के हित में आता है या काले धन से जुड़े हुए आते हैं, अगर आपको संदेह होता है तो उसके कंफर्मेशन होने के बाद, कंफर्मेशन होने के 7 दिनों के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। तो STR रिपोर्टिंग टाइम इज 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पिशियस कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ऑफ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, उसका कंफर्मेशन हो जाता है, उसके 7 दिनों के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है। चलिए, अगला सवाल आया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है, आप एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है?
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सभी भारतीय नागरिकों को भारत के आखिरी नागरिक तक, हर एक दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सस्ती दरों पर। तो टू प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी इन ए अफोर्डेबल मैनर इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो बैंकिंग फैसिलिटी सभी को देना है, वो भी अफोर्डेबल तरीके से उनको बैंकिंग फैसिलिटी देना है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फिर पूछा गया नॉमिनेशन इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट? नॉमिनेशन इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट? तो जरा टाइप करके बता दीजिए। नॉमिनेशन जो है कौन से एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है? तो नॉमिनेशन कहाँ पर होता है? डिपॉजिट अकाउंट्स में होते हैं, लॉकर में होते हैं, सेफ कस्टडी में होते हैं। तो जो नॉमिनेशन होते हैं इनकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 45 ZA टू ZF ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ZA टू ZF बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नॉमिनेशन की व्याख्या की गई है। और जो नॉमिनेशन होते हैं वो होते हैं डिपॉजिट, सेफ कस्टडी एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर में। तो इसमें से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि नॉमिनेशन जो है अंडर सेक्शन किस में आता है? तो नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 45 ऑफ ZA टू ZF आता है। और डिपॉजिट में अगर नॉमिनी पूछा गया तो केवल वन नॉमिनी इज अलाउड। अगर सेफ कस्टडी में नॉमिनी पूछा गया तो इन सिंगल अकाउंट है तो केवल एक नॉमिनी, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो कोई भी नॉमिनी नहीं होगा। नो नॉमिनेशन इज अलाउड। लॉकर के केस में अगर सिंगल अकाउंट है तो वन नॉमिनी, अगर जॉइंट अकाउंट है आइदर सर्वाइवर है तो नॉमिनेशन नॉट अलाउड। अगर जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है तो मोर देन वन नॉमिनी कैन बी अलाउड। ठीक है, ये कंडीशन है। सेविंग में एक नॉमिनी। सेफ डिपॉजिट कस्टडी में अगर सिंगल है तो वन नॉमिनी, और अगर जॉइंट है तो नॉमिनेशन नॉट अलाउड। लॉकर के केस में सिंगल अकाउंट है तो ओनली वन नॉमिनी, आइदर सर्वाइवर जॉइंट अकाउंट है तो नो नॉमिनी, और अगर जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है तो मोर देन वन नॉमिनी अलाउ होगा। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि कई बार ऐसे तो नहीं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, हायर स्केल में पूछा जाता है कि अधिकतम कितने नॉमिनी रखे जाते हैं। तो इसमें से ऐसा सच कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अधिकतम 2 नॉमिनी जो है बैंकों के नियमानुसार होते हैं। आपकी जो मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा, मोर देन वन का मतलब ऐसा नहीं कि 10 लोग अगर लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं तो 10 नॉमिनी हो। अधिक से अधिक 2 नॉमिनी जो है एक्सेप्ट करते हैं, 2 नॉमिनी लेते हैं। अच्छा, ये सवाल पूछा गया नॉमिनी का। अब पूछा गया एज पर इनकम टैक्स एंड KYC रिवाइज गाइडलाइन, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको कैश में पे किया जा सकता है कितने रुपए तक, ये पूछा गया। डिमांड ड्राफ्ट कैन बी पेड इन कैश अप टू हाउ मच रुपीज एज पर द इनकम टैक्स रूल, जो है इनकम टैक्स 269 एक्ट के जो सेक्शन होता है उसके तहत कितना रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है कैश के रूप में पे किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है पे करने की बात आती है तो 19,999 तक है, मतलब 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट हुआ तो नगद भुगतान नहीं किए जाते हैं। तो एक साथी जो है बता रहे हैं इधर व्हाट्सएप में कि सर सवाल ऐसा आया था कि कितने रुपए का जो डिमांड ड्राफ्ट है उसका नगद में भुगतान नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर आएगा 20,000। तो नगद में भुगतान नहीं किया जा सकता है ये आया था, नगद में भुगतान नहीं किया जाएगा मतलब वो 20,000 होगा उसका आंसर। 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको खाते में ही देंगे। चलिए, अब पूछा गया है कि जो KYC के रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब के अनुसार, एज पर द रिवाइज KYC गाइडलाइन, द रिस्क क्लास, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क क्लासिफिकेशन एंड द अकाउंट। रिस्क क्लासिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी पूछा गया कि आप रिव्यू कब करते हैं, रिस्क रिव्यू कब किया जाता है रिवाइज गाइडलाइन ऑफ KYC। तो रिवाइज गाइडलाइन ऑफ KYC जो है जितने भी खाते हैं उनका रिव्यू किया जाता है 6 मंथली। क्या किया जाता है? 6 मंथली रिव्यू किया जाता है। 6 मंथली रिव्यू किया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो NI एक्ट में एक आपको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है कलेक्टिंग बैंकर को, वो अंडर कौन सा सेक्शन है, जरा टाइप करके बताइए। द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग बैंकर
फॉर कलेक्शन ऑफ अकाउंट पेई चेक क्रॉस चेक इज अवेलेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो कलेक्टिंग बैंकर है उसको जो है कौन से सेक्शन में जो है क्या दिया मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, अगर वो कलेक्शन जो है वो क्रॉस चेक के लिए हो तो वहां पर ये प्रोटेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट। ठीक है, चलिए अब जो है एक सवाल पूछा गया है आपका अंडर सेक्शन 138। अंडर सेक्शन 138 मतलब जब भी चेक बाउंसिंग का केस लगता है तो उसके रिलेटेड जो है कौन सा सेक्शन में कार्रवाई की जाती है, एनआई एक्ट। एनआई एक्ट के कौन से सेक्शन में जो है कार्रवाई की जाती है ये पूछा गया है। तो अगर चेक बाउंसिंग का केस होता है तो कौन से सेक्शन में इसकी व्याख्या की गई है, कंचन जी लिखते हैं 138 ऑफ अंडर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट, अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। तो अभी तो इतने सारे सवाल जो अभी हम लोग डिस्कस किए उस पर ये सवाल आया। ये और कुछ सवाल जो है साथियों को मैं निवेदन किया था कि वो फटाफट भेज दें तो आज काम आ जाएगा, लेकिन अभी तक दिए नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कनेक्ट हुए होंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सर्च करते हैं जो जो साथी अगर जुड़े हैं तो। अच्छा, अभी पहुँचे कई लोग तो सफ़र कर रहे होंगे, है ना। तो अभी कोई जुड़े हैं आज के प्रमोशन एग्जाम में जो भाग लिए हुए हैं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, तो ज़रा हमसे बात करें। यस सर, यस सर। आशीष जी कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। कैसा गया आपका एग्जाम? सर एग्जाम तो ठीक ही गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था सेक्शन को लेकर। ओके। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सर आपके जो यूट्यूब में आपने जो पढ़ा रखा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आया था सर। बाकी यही है कि कोई भी क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर से नहीं आया था। करंट अफेयर हमने पढ़ा था उससे क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, टोटली प्योर बैंकिंग से क्वेश्चन आया था सर। ओके, एक सवाल आपने पूछा था इनकम क्राइटेरिया पीएमईजीपी, है ना? या सर मैंने इसका 1 लाख लगा दिया था, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 1,20,000 इसका वो आंसर एक्चुअल में है वो सर्कुलर से कितना इनकम क्राइटेरिया जो है रूरल वाला होता है ना उसके लिए 1,20,000। हाँ, और कोई सवाल जो आपको याद आ रहा है जो केवाईसी से जुड़ा हुआ सवाल को याद आ रहा है? याद आया था, कन्वर्जन का मीनिंग पूछा गया था चेक के टर्म्स में क्या होता है। अच्छा, कन्वर्जन पूछा गया था, क्या क्या सवाल को एक बार दोहराइए। मतलब उसमें वही था कि इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन इन केस ऑफ चेक। तो मैंने मतलब कुछ इसका बस आइडिया लगाया कि हो सकता है कि जो क्रॉसिंग चेक हो उसको ओपन चेक में मतलब ऐसा ही कुछ हो, तो वो मैंने इसका आंसर लगा दिया कि क्रॉसिंग चेक है या ओपन चेक है उसको कन्वर्ट करके हमने ओपन चेक में दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है रॉन्गफुल या अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। ऐसा एक ऑप्शन था सर उसमें। हाँ, रॉन्गफुल एंड अनलॉफुल इंटरफेरेंस होगा वहां पर, है ना। जी 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 सर। कन्वर्जन का मतलब ऐसे होता है। रॉन्गफुल जो मतलब क्या होता है कि एक मैं बता दे रहा हूँ सर, बियरर को ऑर्डर बनाते हैं वो भी तो हो सकता है क्या? ना ना ना, वो कन्वर्जन नहीं होता है। यही मैंने लगाया था, बियर को ऑर्डर वाला जो था। नहीं नहीं, वो अल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, अल्ट्रेशन। यहाँ पर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर रॉन्गफुल या अनलॉफुल इंटरफेरेंस किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कन्वर्जन करते हैं, उसको कन्वर्जन करते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि एक रॉन्गफुली कन्वर्टेड चेक जिसमें कस्टमर जो है डिफेक्ट टाइटल डीड के साथ देता है। सीधा सैंपल समझ लो, अगर कोई रॉन्गफुल या अनलॉफुल इंटरफेरेंस इस्तेमाल किया गया है वर्ड, वो तो था ही आपके ऑप्शन में रहा होगा आशीष जी। रॉन्गफुल या अनलॉफुल ऑप्शन था, याद आ रहा है। हाँ याद आ रहा है ना, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा आपका रिव्यू कर लेता हूँ। केवाईसी से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल आया था? केवाईसी से केवाईसी से हाई रिस्क मीडियम रिस्क से कोई सवाल नहीं आया था सर। नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुदीप्तो बोल रहा हूँ। सुदीप्तो जी नमस्ते, बताइए। सुदीप्तो। हाँ, एक्चुअली और 2-3 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि जो हमारा एक चेक में
दोनों लैंग्वेज में रिटन होगा, मतलब हिंदी और इसमें, तो चेक को हम लोग पास कर पाएंगे या नहीं? हाँ बताइए क्या कर पाएंगे, आप ही बताइए उत्तर इसका। हाँ सर, ये सुनाया था लोकल लैंग्वेज में लिखा हो चेक में, तो उस चेक को आप पास करोगे कि नहीं करोगे। आपने एक दिन पहले क्वेश्चन का वीडियो भी दिया था कि पास कर देंगे उस चेक को हम, पास लोकल लैंग्वेज को बिल्कुल मतलब। पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे। जी जी हाँ। जी, ये कल का क्वेश्चन था, एक दिन एग्जाम के दिन पहले सर ने क्वेश्चन कराया था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा और केवाईसी सर से एक जुड़ा। क्वेश्चन और आया था मुझे, हम्म एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, हम्म आपके मैंने मतलब नोट्स में ही पढ़ा था, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी है और कोई अकाउंट होल्डर है, हम्म। ठीक है, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी भी है और कोई साइन वाला भी है, और अच्छा। फाइनेंस सेक्रेटरी की डेथ हो जाती है, हम्म। ठीक है, तो वो जो चेक मरने के पहले जो साइन करके गया है वो चेक पास होगा या नहीं होगा। तो आपके मैं नोट से पढ़ा था कि वो पास होगा। पास होगा सब्जेक्ट टू द चेक, हाँ उसके प्रियर टू द डेट इशू हुआ है तो पास होगा। जी। और एक क्वेश्चन आया था कि सर की ए और बी ज्वाइंट अकाउंट है, हम्म और उसने सी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, हम्म साइन ऑथोरिटी दे रखा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा लिखा हुआ था उस पे, हम्म और बी की डेथ हो जाती है, हम्म तो सी उसके बाद कोई चेक पास करता है, तो हम्म। क्या वो चेक पास होगा। नहीं होगा। हाँ मैंने भी अगर नहीं लगाया था सर। डेथ हो जाती है तो फिर से मैंडेट रिवाइज किया जाता है उसमें। जी 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 सर। डेथ हो जाती है तो उसमें फिर वो अलग चलता है उसमें रूल, है ना। जी सर, ये आपका सर जो नोट्स जो 100 का जो कलेक्शन था इसमें क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और भी था, राइट टू सेटअप का क्वेश्चन था, क्या था वो। इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था राइट ऑफ सेटअप। कि मतलब, जी आपका सर जो पहला क्वेश्चन था ना वही सेम टू सेम, वही मतलब सेम ही आ गया था, बस उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज था कि इतना अकाउंट इसमें पड़ा है, इतना पैसा इसका ड्यू है, हाँ। तो कि बैंक क्या करता है। अच्छा तो उसको एडजस्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं राइट, राइट ऑफ सेटअप कहते हैं, है ना। जी 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 वही जी सर। अच्छा सर अभी ज्वाइंट अकाउंट के केस में बाकी थोड़ी पूछ दिया था वो। क्या बोल रहे हैं। ज्वाइंट अकाउंट के केस में थोड़ी पूछ दिया था वो। आशीष जी बताएंगे। आशीष जी कौन सा सवाल था। पार्टनरशिप में राइट ऑफ सेटअप लग सकता है, ज्वाइंट में नहीं लग सकता है, तो ज्वाइंट का घुमा के ही पूछता है। हाँ वो सवाल क्लियर होना चाहिए ना, कैसा सवाल पूछा उसके हिसाब से उत्तर सही निर्णय लेना पड़ता है। आशीष जी की आवाज नहीं आ रही है, और जो साथी आज ले सुदीप्तो जी मेरी आवाज आ रही है। हेलो हाँ 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 सर। आशीष जी हाँ। सर, आवाज आवाज आ रही है सर। हाँ देखिए हाँ हाँ सर, सर, आ रहा है। मैं वो मेरी बात थोड़ा ध्यान राइट से सेटअप का सुनिए। क्वेश्चन नॉर्मल था। आशीष जी, नहीं आशीष जी नहीं, मैं। राइट टू सेटअप जो आया था, मतलब एक कस्टमर का डिफरेंट अकाउंट है, तो एक में लोन एनपीए हो गया है, तो हम लोग दूसरे अकाउंट से ले सकते हैं, तो राइट टू सेटअप ही होगा। जी हाँ जी राइट टू उस टाइप सेटअप का होगा, आया इसमें था। ये लिखा था कि उसका दो अकाउंट और है। दो तीन क्वेश्चन आए थे कि सर, हाँ, हाँ और बोलिए। सर सिंगल दो का तीन क्वेश्चन आया था कि, सुनिए सर, और 1 मंथ में 10 आवर से ज्यादा एटीएम में कैश जाता तो इतना पेनल्टी लगेगा 10,000, ये वाला आया था। और एटीएम टेन्योर पूछा था ना, टाइम। मतलब रीसेटलमेंट कितने दिन में होना चाहिए, 7 डेज, इस टाइप का आया था। बहुत सारा क्वेश्चन हाँ आपके हाँ ये जी, पीडीएफ पे आए थे। हाँ हाँ 7 डेज वाला क्वेश्चन आया था। 7 days क्या था। हाँ, लगभग 80% सर, लगभग 80% क्वेश्चन नहीं आ सेवन गए डेज थे 7 days आपके। का क्या क्वेश्चन था सुदीप्तो जी, 7 days का क्या था। 7 डेज का मतलब क्वेश्चन ये था, मेरा एक एटीएम से मैं कैश निकाला और कैश हम्म नहीं हुआ, वो कितने दिन में सेटलमेंट होना चाहिए? वो तो 5 day हो गया, 5 day। अच्छा अच्छा, 5 डे में 7 डेज लगा। वो पहले था नहीं सर 7 5 days। डे, हाँ, सर उस टाइप। 5 डे का ऑप्शन था ही नहीं सर उसमें, टी मैंने टी प्लस प्लस फाइव फाइव नहीं भी था खोजा, क्या? मैंने खोजा था लेकिन 5 का ऑप्शन था ही नहीं सर उसमें, हाँ मैं शायद अल्टीमेटली होगा। 7 डेज लगाया था, मैं T+5 पर आया और सर। नन 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 का ऑप्शन था, नन का। नन का ऑप्शन नहीं था उसमें सर, तो तो इससे मैं 7 डेज लगाया। वैसे तो ये जो फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन शुड बी क्रेडिटेड विद इन T+5 day। टी ठीक प्लस है। फाइव यस सर, ये जी यही हमने ही पढ़ा था सर, लेकिन उसमें ऑप्शन था नहीं ये। टी प्लस और फाइव डे सर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट से एक दो क्वेश्चन आया था, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लिए। इसी रिगार्डिंग क्या? हाँ और म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है से भी, वो उस टाइप का भी क्वेश्चन आया था। अच्छा म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन सर रेगुलेटरी उसमें जो टर्म लगाया था सर, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड रेगुलेटर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, हाँ तो बताइए ये मनी क्वेश्चन मार्केट बनाने के लिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड रेगुलेटर ऐसे क्वेश्चन था वो, सेबी सेबी। थोड़ा सेबी skip सेबी कर होगा। दिया था, तो इसका भी सेबी होगा या, हाँ मैंने सेबी लगाया था।
जी थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर दिया। सर एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि हम्म। पार्टनरशिप अकाउंट में यदि कोई लायबिलिटी होती है तो वो लायबिलिटी मतलब इंडिविजुअल होगी या ओनली फर्म पर होगी? उसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कोई मतलब टर्म यूज नहीं किया था, बस नॉर्मल पार्टनरशिप अकाउंट ही यूज किया था। पार्टनरशिप में सेवरल एंड जॉइंटली। जी हाँ, ये एक ऑप्शन था सही इसमें। सेवरल एंड जॉइंटली, है ना। और ये जो हाँ ये एक आप मनी ऑप्शन था। मार्केट वाला बता रहे हैं ना, तो मनी मार्केट जो है वो अलग होता है और म्यूचुअल फंड अलग होता है। थोड़ा वो सवाल ठीक से क्लियर करेंगे तो सही हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सर सर टर्म यही था, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये यही लाइन लिखा हुआ म्यूचुअल था फंड तो शायद कैपिटल रेगुलेटर। में आ जाता है, कैपिटल मार्केट में आ जाता है वो। तो नहीं, वो इसमें दोनों मिक्स किया था ना, यही तो उसका टिक हो गया था। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड रेगुलेटर, ऐसे कुछ ऑप्शन था इसका। मनी मार्केट तो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। मनी मार्केट कैपिटल जो है। वही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, मनी मार्केट भी यूज कर दिया था। हाँ। और एक ये आया था कि डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज। सर और एक क्वेश्चन आया था, सिक्योर ऑफ डेब्ट क्या है था? जी सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट। हाँ, इसका मीनिंग पूछा था क्या था? हाँ, सिक्योर्ड डेट पूछा था क्या? जी जी, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट का मीनिंग पूछा था, क्या होता है? अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट का मीनिंग पूछा था। तो आपने क्या क्या जी ऑप्शन था उसमें? ऑप्शन सर, क्या थे? एक था सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉलेक्टर, हम्म। और एक याद आ रहा है सिक्योरिटी अगेंस्ट मॉर्गेज। हम्म। दो में तो ये तो मुझे याद आ रहा है, तो मैंने मॉर्गेज वाला लगाया था। अच्छा, मॉर्गेज का लगाया था आपने। जी तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेब्ट मतलब क्या है? जो डेट दिए हैं वो सिक्योर्ड होना चाहिए, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, है ना। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन। डेप्ट डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन अगर पूछा है तो वो तो क्या होता है कि वो जो पैकेजिंग डेप्ट होता है उसके बारे में सवाल पूछा गया होगा। अगर कोई सिंगल सिक्योरिटी को जो है डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें डेप्ट को सोर्सेस के साथ सिंगल सिक्योरिटी के साथ सोल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट मार्क वाला हिसाब होगा। और अगर नॉर्मली सिक्योर्ड हो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेप्ट पूछा गया है तो ऐसा डेट आपका ऐसा लोन जो है आप उसको सिक्योर्ड किए हुए हो, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी लिए हो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। मैं आशीष जी और सुदीप्तो जी आप ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा आपको टॉपिक वाइज एक बार रिव्यू कर ले रहा हूँ। आप जो उस टॉपिक से आया होगा तो आप उसको पूछिएगा, है ना। तो आप जैसे बताइएगा, जैसे केवाईसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था आपके में कि एसटीआर की जो रिपोर्टिंग है कितने दिनों में की जाती है। उससे केवाईसी से जुड़ा हुआ या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? आशीष जी माइक ऑन हाँ कर सर, ये जो स्मॉल अकाउंट में है, लीजिए। 1 ईयर में कितना क्रेडिट हो सकता है, मतलब 1 लाख जो आंसर था वो आया था। हाँ, स्मॉल जो बेसिक डिपॉजिट में वन वन हाँ ईयर हाँ में हाँ। फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ हाँ, तो देखिए केवाईसी से 3 सवाल आ गया। मतलब एक सवाल आया एसटीआर रिपोर्टिंग कब की जाती है, दूसरा सवाल पूछा गया केवाईसी का रिव्यू कितने दिनों में किया जाता है, और तीसरा सवाल पूछ लिया अभी आपने बताया क्या कि स्मॉल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जो है कितने रुपए जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 लाख रुपए। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रियरिटी सेक्टर टारगेट से कौन सा सवाल पूछा गया था? प्रियरिटी सेक्टर एक बड़ा टॉपिक है प्रियरिटी सेक्टर, उसमें से कुछ पूछा गया? अभी तो बताया था सर, पीएमईजीपी से आया सर। नहीं, वो तो गवर्नमेंट हाँ, स्पॉन्सर स्कीम हो गया। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम हो गया शशांक जी। प्रियरिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, बेसिक जिसमें टारगेट्स वगैरह होते हैं ना सेक्टर वाइज। तो कुछ याद आ रहा है सुदीप्तो जी प्रियरिटी सेक्टर से, या आपके आशीष जी प्रियरिटी सेक्टर से कोई सवाल आया था? नहीं, प्राइवेट सेक्टर से कुछ नहीं आया था सर। टारगेट वगैरह कुछ नहीं पूछा था? एग्रीकल्चर से, नहीं एग्रीकल्चर नहीं। से वेयर हाउस या एंसिलरी मुझे सर्विसेज? तो नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं आया था। मुझे जितना याद है शायद बहुत मतलब कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि चलिए मैं तो ठीक, प्राइवेट में पढ़कर गया था कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। अगला अगला क्रॉप लोन, क्रॉप लोन से कुछ सवाल पूछा गया था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब ये जो फसल बीमा ये सब कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक बात है। बहुत चलिए इजी क्वेश्चन था शायद।
बट ये प्राइवेट सेक्टर की ये से कुछ नहीं था। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी नहीं था। रिवॉल्विंग फंड का कुछ आया था बोल रहे नहीं थे, नहीं सर। रिवॉल्विंग फंड का? हाँ वो सर लेटर ऑफ क्रेडिट और बीजी, उससे दो तीन क्वेश्चन आया था, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। अच्छा, मैं पूछते जा रहा हूँ उसके बारे में बताइएगा। तो एक्चुअली सेल्फ क्वेश्चन मुझे नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई सवाल नहीं आया था ना, एनआरएलएम, एनयूएलएम वगैरह नहीं 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 आया था? नहीं चलिए नहीं नहीं ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नहीं सर। एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर से आया था? नहीं सर, वो भी अच्छा, नहीं आया था। और कैश रिलेटेड, काउंटरफिट करेंसी नोट, मिसमैच नोट, सॉइल नोट, इससे जुड़ा हुआ कुछ आया था? सर ये जो चेक रिलेटेड बहुत सारे आया था, और कैश रिलेटेड जो एटीएम से दो तीन क्वेश्चन आया था, मैं जो बोला, और उस टाइप क्वेश्चन आया था। नॉर्मल से क्वेश्चन बहुत आया था, मतलब 5-10 क्वेश्चन वहां से आया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कोई सवाल आया था? स्मॉल ईपीएफ नहीं, अटल पेंशन तो सर डिमांड ड्राफ्ट से सवाल आया नहीं था? वही सर, अटल पेंशन। हाँ डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट ओके, वही डीडी से 20,000 ही वाला। जो 20,000 वाला। हाँ, और सर काउंटरफिट नोट से क्वेश्चन आया था, जो काफी पेंडिंग। करके आया था सर। क्या फ्रॉड है रिलेटेड बोलिए? एक आया। यदि कोई हाँ कस्टमर कैश डिपॉजिट कर रहा है, उसमें काउंटरफिट नोट पकड़े जाते हैं, और हम्म, जो हम सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भरवाते हैं, जिसमें कैसे साइन करता है, प्लस जो कस्टमर कैश लेके आता है उसको साइन करवाते हैं। अच्छा, तो हाँ, अगर वो उसको साइन करने से रिसीव मना देना कर दे, चाहिए या नहीं? अगर वो हाँ। साइन करने से मना कर दे तो क्या होगा, आप क्या करोगे? फिर से इस तरह सवाल का एक सवाल आया था सर। क्या सवाल पूछा? ये था कि अगर यदि कोई कस्टमर जो है कैश डिपॉजिट करने आया है, उसमें कैशियर ने काउंटरफिट नोट कर लिया, तो आप एक स्लिप तैयार करते हो और उस पे कस्टमर का भी साइन लेते Acknowledgement हो, of receipt जो, हाँ। और फिर लेकिन कस्टमर बोलता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, हम्म, तो आपका क्या, आप क्या करोगे? इस तरह का एक सवाल आया था सर। ऑप्शन क्या क्या था? हाँ हाँ ऑप्शन से याद नहीं आ रहा है सर। देखिए जब सर, ऑप्शन के था ये कि, सुनिए सर, ऑप्शन ये कि टेलर और ब्रांचर साइन करेंगे, टेलर या पार्टी साइन करेंगे, या इफ कस्टमर नॉट एग्रीड देन ओनली टेलर साइन करेगा, नहीं तो और एक कौन कस्टमर को सा साइन था, करना ही पड़ेगा। ये 3-4 इस देखो, टाइप। हाँ कस्टमर साइन मान लीजिए नहीं भी, उसको जबरदस्ती तो नहीं करा सकते, लेकिन टेलर का साइन होगा वहां पर, ठीक है? टेलर का साइन होगा। और ऐसे केसेस में उस इंसिडेंट को ब्रांच मैनेजर कंफर्म कर देगा कि कस्टमर साइन नहीं कर रहा है, और उसको तो हम उसको जो है, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको एफआईआर करेंगे, और नहीं तो कम है तो वहां पर जब्ती करेंगे। उसको किसी भी हालत में उसको वापस नहीं किया जाएगा, उसको जब्त किया ही जाएगा, इम्पाउंडेड किया ही जाएगा, चाहे वो करे चाहे ना करे। दस्तखत नहीं भी करेगा तो टेलर साइन कर देगा, ठीक है? हमारे स्नेह प्रसाद जी साइन नहीं सर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग में सर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग हम लोग कहाँ करते हैं सर? जो भी डुप्लीकेट नोट आता है उस पर क्रॉसिंग करके पेन से कस्टमर को दे देते हैं। नहीं, नॉर्मल कोर्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। नॉर्मल में तो आपका राज है, आपका है, जैसा मर्जी कर लो, है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम पास करने की बात हो रही है, तो जी नॉर्मल जी में तो बिल्कुल। आप कुछ Practices भी नहीं are कर। very different. लेकिन यहाँ पर जो केस है, अगर आपको काउंटरफिट करेंसी नोट मिला तो इट शुड काउंटेड एनी केस, उसको रिटर्न नहीं करना है, चाहे वो साइन कर दे, टेलर साइन कर लेगा, ठीक है? चलिए, अब ये बात हो गई। अच्छा है, दोनों साथी अभी साथ में है, मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बताता हूँ। तो अभी जो है अगला टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड से सवाल आया था आशीष जी, रिपोर्टिंग सर ऑफ फ्रॉड फ्रॉड। से रिलेटेड एक आया था। किरण जी बोलिए। सर फ्रॉड रिलेटेड एक आया था सर, कि सीबीआई में कितने अमाउंट का फ्रॉड हो तो सीबीआई के अंडर जाता है, इस तरह से सर। हाँ, तो बताइए सीबीआई में कितने रुपए में जाता है? अबव 3 करोड़ इज टू बी रिपोर्टेड थ्रू सीबीआई। ओके सर। ठीक है, हमारे पूजा जी, विजय जी बता दिए। 3 करोड़ से ऊपर हो तो सीबीआई जाएगा। तो फ्रॉड का केस ऐसा है कि अगर 10,000 रुपए तक का कैश शॉर्टेज है, फ्रॉड गिना जाएगा किसी भी केस में। कैश में शॉर्टेज हो गया 10,000 से ज्यादा, तो वो फ्रॉड की श्रेणी में कहलाएगा।
और 5,000 से ज्यादा है और 10,000 तक है, कैशियर ने इन्फॉर्म कर दिया तो फ्रॉड नहीं होगा, नेग्लिजेंस। लेकिन अगर चेकिंग में पकड़ा गया तो फ्रॉड कहलाएगा। लेकिन 10,000 से ऊपर है तो चाहे कैसा भी हो वो फ्रॉड कहलाएगा। अब होता है 3 करोड़ तक के जो फ्रॉड हैं वो लोकल सीबीआई, लोकल पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। 3 करोड़ से ऊपर जो है सीबीआई में जाती है। 3 करोड़ से लेके अगर मान लीजिए आपका 25 करोड़ तक है तो वहां पर अगर स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ सीबीआई सेल जाता है। स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है तो इकोनॉमिक्स विंग को जाता है। अगर 25 करोड़ से 50 करोड़ का है तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को जाता है। 50 करोड़ का है तो उसको ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जाता है। ठीक है, तो ये फ्रॉड से रिलेटेड है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सीजीटीएमएससी से कोई सवाल आया था? कमीशन ऑफ बैंक, कमीशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ है क्या? मैक्सिमम लोन कितना कवर कर सकते हैं सीजीटीएमएस में? ये आया था सर। ये आया था, मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हैं बताइए? 50 लाख सर। आरआरबी के लिए पूछा था, आरआरबी के लिए 50 लाख है। अदर देन आरआरबी कितना होगा? 2 करोड़। ठीक है, चलिए। और रिटेल क्रेडिट के लिए 1 करोड़। ठीक है, चलिए। आप बताइए कमीशन, आदित्य बताइए कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस पे कोई सवाल आया था? कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस? नहीं सर, नहीं, इसे कोई सवाल में मतलब मेरे सिर्फ स्टेट में तो नहीं था कोई अच्छा, कि पेंशन में कितना था, कोई क्वेश्चन नहीं था सर। टीडीएस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? नहीं, टीडीएस के रिगार्डिंग में से मेरे सेट में नहीं था कोई क्वेश्चन। सर 194N हाँ, 194 एंड बताओ। डैश ऑन जो टीडीएस है सर 20 मतलब क्या बोलते हैं उसको 20। 194 एन क्या होता है? कैश विड्रॉल पे टैक्स लगता है, कैश विड्रॉल पे टैक्स जी लगता है। ठीक है, जी तो जी कैश विड्रॉल पे टैक्स कब लगेगा? 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 20 लाख से ऊपर अगर कैश विड्रॉल होता है तो टैक्स लगेगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं करता है तो 2% टैक्स लगेगा। आईटीआर फाइल करता है तो 1 करोड़ तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 करोड़ के जी ऊपर जी है, आईटीआर फाइल नहीं करता है 30 साल का तो 2%, और आईटीआर फाइल, सॉरी, आईटीआर फाइल नहीं करता है तो 5%, आईटीआर फाइल करता है तो 2%। ठीक बात, ये 194 एन का है। चलिए, बैलेंस शीट से कोई सवाल आया था? जी सर, आया था, एक बैलेंस शीट से सवाल आया था बोलिए। कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है हम्म, उसको हम कहाँ रखते हैं, किस साइड में रखते हैं? बहुत बढ़िया शेड्यूल सवाल 12 है। में। बताइए कहाँ रखते हैं, कौन से शेड्यूल में रखते हैं? शेड्यूल 12। कंटीजेंट शेड्यूल का तो नहीं था सर उसमें। हाँ, उसमें ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन था? ऑप्शन सब ध्यान नहीं आ रहा है इसका। कुछ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसे करके क्वेश्चन था सर उसमें, ऑप्शन था। अच्छा, ये होता है एक्चुअल में कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होता है ना वो फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट होता है। फुट नोट था, फुट नोट, फुट नोट ध्यान नहीं आ बैलेंस रहा। शीट का देखेंगे तो बैलेंस शीट का 12 शेड्यूल में आएगा, लेकिन बैलेंस शीट के सबसे नीचे आता है तो शेड्यूल पूछा गया होगा तो 12 आएगा। लेकिन फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट दिखाया जाता है कंटिंजेंट नहीं, लायबिलिटी जो होता है। शेड्यूल तो नहीं था सर कुछ। शेड्यूल नहीं में था आता है क्या वो? हाँ, चलिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी का ऑप्शन आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आप बताइए जरा, उससे जुड़ा हुआ सवाल आया था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। जी सर, एक क्वेश्चन आया था, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे सेम टाइप में मेरे सेट में हम्म, कि आपको जो है टोटल नेट वर्थ दिया था हम्म, और आपका करंट एसेट दिया था और करंट एसेट निकालने के लिए पूछा था कितना होगा। अच्छा, करंट एसेट दिया था, टोटल नेट वर्थ था, नेट वर्थ था और करंट एसेट दिया हुआ करंट था। एसेट था और करंट वो रेशियो पूछ रहा था। हाँ, तो क्या फिगर याद आ रहा है? फिगर था मतलब याद है सर, एक में 60 था, अब 60-12 ऐसे कुछ था मतलब। बस यही था कि मतलब करंट एसेट की वैल्यू दी हुई थी और करंट टोटल एसेट की नेटवर्थ का वैल्यू वैल्यू दिया हुआ था। और नेटवर्थ का जी, वैल्यू दिया गया और था। टोटल, जी, टोटल और करंट रेशियो पूछा था ठीक बात कि है। वहां करंट से रेशियो क्या करंट होगा। करंट लायबिलिटी निकालना होता है। नेटवर्थ, देखिए जो टोटल अमाउंट दिया हुआ था फिगर, उसमें से फिर आपको एक लायबिलिटी साइड में नेटवर्थ को माइनस करना पड़ेगा, फिर तब करंट लायबिलिटी आएगा, है ना? तो जी, फिगर अगर
देंगे तो आ जाएगा एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को निकालेंगे और फिर आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। नहीं, नेटवर्थ तो दिया हुआ था, रेशियो निकालने के लिए जी नेटवर्क दिया हुआ था सर। जी रेशियो निकालने के बोला हुआ था सर। चलिए अगला, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कोई सवाल आया था? हाँ ये था कि 30 से लेके 60 दिन 31 से लेके 60 डेज के बीच के टर्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? SM1 लगाया था सर मैंने। हाँ SMA1 कहते हैं, सही बात है, SMA1 कहते हैं। 31 डेज से लेके 60 डेज को SMA1 कहते हैं। चलिए, और एक और भी तो क्वेश्चन आया था जैसे कि NPA कितने दिन में होता है, पहला ही क्वेश्चन मेरे सेट में था, तो 90 डेज का सर वो लगाया था। अगर 90 हो days गया प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सर्व टर्म लोन के केस में तो 90 डेज से ऊपर हो गया तो, है ना। और बाकी आउट ऑफ ऑर्डर, प्रोविजनिंग और क्या सवाल आया था? NPA से सर प्रोविजनिंग हाँ क्या पूछा? प्रोविजनिंग आया था। हाँ सिक्योर्ड एसेट केस में डाउटफुल टू कैटेगरी क्या प्रोविजनल होगा? अच्छा, डाउटफुल टू कैटेगरी में Secured. उसमें से 45 ऑप्शन लेकिन नहीं था, 45 ऑप्शन नहीं था सर। नहीं तो उसमें 40% होगा ना। लेकिन ये भी तो है ना, ये कितने साल 40% होगा। कोई बस टर्म नहीं दिया था, बस यही से क्वेश्चन था कि डाउटफुल टू कैटेगरी में provisioning 40% under- होगा। चलिए, और विलफुल सर डिफॉल्टर पर इसका नहीं था, विलफुल डिफॉल्टर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे सेट में तो नहीं। 5 करोड़ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में नो सर मेरे सेट में नहीं था। कौन बोला था कि 10 छोड़ कर के फेल होने के बाद 10 छोड़ना हो जाती है, इधर से करो है। हाँ, रिकवरी किससे बारे में कुछ आया था सवाल? रिकवरी के बारे में आशीष जी? रिकवरी के बारे में मेरे मतलब सेट में कोई क्वेश्चन नहीं था सर, कि कौन, बस सर फांसी एक्ट का ही जो सवाल आया था जो आपने डिस्कस कर ही दिया है कि कब हम इशू करते हैं, 60 दिन का और 30 दिन का, वही एक क्वेश्चन आया था। ओके, और एक आया था पारसी पशु चार्ज आया था, पारसी पशु चार्ज। हाँ पारी पशु चार्ज के बारे में एक ऐसा चार्ज होता है जहां पर एक पार्टी को एक से ज्यादा बैंक लोन देते हैं, तो पारी पासु चार्ज जो होता है वो उनके आउटस्टैंडिंग के आधार पर उनका चार्ज फिक्स होता है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग उसको बोलते हैं पारी पासु। इफ लोन इज गिवन बाय मोर देन वन बैंक, द सेल प्रोसीड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग, कॉल्ड पारी पासु चार्ज, है ना, पारी पासु चार्ज। अच्छा, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? हाँ सर, कस्टमर सर्विस बैंक में कितने मतलब मंथ में या में कितने दिन में एक बार करना होता है? वंस इन अ डैश लिखा हुआ था, कस्टमर कमेटी। अच्छा, कस्टमर सर्विस बताइए कितने दिन में करना होता है? कस्टमर सर्विस मैंने क्वार्टरली आया था, मंथली करनी होती है, क्वार्टरली था, मंथली था, मंथली करनी होती है, ठीक है, मंथली करनी होती है। बहुत मंथली लगा के सब फिर क्वार्टरली कर दी। हाँ, नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ भी एक सवाल आया था, है ना, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन का कुछ आया था क्या? इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन का आया था सवाल? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, अब एक मिसिंग पर्सन का आया था, है ना, PMEGP का भी सवाल आया था, मिसिंग पर्सन तो हमने चर्चा किए थे जी। फॉरेन एक्सचेंज से सवाल आया था? जी सर, व्हाट एक क्वेश्चन आया था जिसमें फ्यूचर डेट में रेट प्लस टाइम फिक्स हो चुका है, उसे किसमें किस क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, तो अगर इसमें क्या होता है, फ्यूचर में आपने एक रेट इज सेटल्ड टुडे एंड बट एक्सचेंज ऑन करेंसी सेम डे इज कैश, a rate is settled today, exchange of currency on next day, one day is tomorrow, tom बोलते हैं, cash tom rate is settled and the exchange of currency will be second working day T+2, उसको spot बोलते हैं, और after second day और है तो उसको बोलते हैं part। तो कितना सेकंड डे के बाद था क्या?
उसमें ऑप्शन था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कैसे ऑप्शन था सर? तो फॉरवर्ड ये ऑप्शन नहीं था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सर उसमें डेट और जो अमाउंट था दोनों मतलब फिक्स हो चुका था। ये फॉरवर्ड में आएगा, फ्यूचर में आएगा? फॉरवर्ड, फ्यूचर नहीं आता, फॉरवर्ड है, वो घुमाने के लिए दे दिया फ्यूचर को, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, और बताइए जरा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन से कोई सवाल आया था? नहीं सर, डॉक्यूमेंटेशन कुछ सवाल नहीं। डॉक्यूमेंटेशन से कोई सवाल नहीं था, अच्छा। और आपका ड्यूटी ऑफ बैंक्स राइट अप सेटअप तो आया था, बोल रहे राइट अप सेटअप आया था। जी, ये क्वेश्चन इससे आया था सर। बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप से भी सवाल आया था, है ना, जो हमने जी, स्टैंडिंग सेक्शन। माइनर से कोई सवाल आया था? माइनर से नहीं सर। माइनर से नहीं आया था। ट्रस्ट वगैरह से कोई सवाल आया था? नो सर, ट्रस्ट से कोई सवाल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई सवाल आया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही ITS से वो क्वेश्चन आया था कि जो आपका DD है 20,000 से नीचे, उससे किस सेक्शन के तहत आता है? नहीं, जैसे मतलब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ। नहीं सर, डिजिटल ट्रांजैक्शन कोई क्वेश्चन नहीं आया, नहीं सर, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बस एक क्वेश्चन आया था सर, वही डिजिटल से आप ये मान सकते हो कि उसने IFSC कोड का 11 डिजिट और MICI कोड का 9 डिजिट ये ऑप्शन दिया था कि ये मतलब IFSC कोड कितना डिजिट होता है और MICI कोड का कितना डिजिट होता है, कंबाइंड क्वेश्चन पूछा था एक ही में ही। वो पूछा था ना। जी, MICR कोड डिजिट का होता है, ये पूछा था क्या? जी, MICI मतलब एक ही क्वेश्चन ने पूछा था कि यदि MTRDS कर रहे हैं तो FSC कोड में कितने डिजिट होते हैं एंड MICR कोड में कितने डिजिट होते हैं, एक ही सवाल में दोनों को ऑप्शन दे दिया था। चलो बढ़िया है। और ये तो 11 और 9 हो गया होगा, है ना? जी सर। कोड 9 डिजिट का होता है और IFSC कोड 11 डिजिट का होता है। कंपनी से जुड़ा हुआ कोई सवाल? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी? नहीं सर, इससे कोई सवाल नहीं है। ओके। और सर एक कंपनी वाले में था, डायरेक्टर का अगर डिसीज्ड होता है, चेक अगर उसने साइन किया होता है, पास करना है कि नहीं करना सर? हाँ, किरण जी क्या लिखा आपने? पे कर देंगे जी, वो पास करना है मतलब। हाँ, पास कर देंगे, बशर्ते वो चेक जी पर सर। लिखी हुई तारीख उसकी मृत्यु से पहले का डेट हो। अगर आज की तारीख पर जी सर, ये क्वेश्चन आपने वही बताया भी था, सिक्योरिटी। अगर आज सोचिए, आज है 12 तारीख, 12 तारीख की डेट लिखी हुई चेक में, 12 तारीख को उसकी डेथ हो गई तो पेमेंट नहीं होगा, उसके पहले की तारीख की होनी चाहिए, ठीक। चलिए, और RBI की पॉलिसी रेट्स के बारे में कुछ सवाल आया था? RBI, हाँ सर, रिवर्स रिपो पूछा था सर, रिवर्स रिपो है ना? रिवर्स रेपो क्या होता है ये पूछा था कि रेट पूछा था? सर, रिवर्स रिपो रेट कितना है करके ये पूछा था। रिवर्स रेपो पूछा था, है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं CRR SLR के बारे में तो नहीं पूछा, रिवर्स रेपो के बारे में पूछा है ना। ड्राइंग पावर के बारे में पूछा था, DP नोट कैलकुलेशन, किरण कुमार जी। सर DP के बारे नहीं सर, CRR से 2 क्वेश्चन आए थे। जो CRR में जैसे किस सेक्शन के तहत जो है बैंक जो है पैसा रखता है, और दूसरा किस सेक्शन के तहत बैंक जो है RBI पैसा देता है, 2 सवाल इससे आए थे। हाँ, तो बताइए कौन सा सेक्शन है CRR में, कौन सा सेक्शन होता है CRR, कौन से CRR जो है कौन सा सेक्शन आता है CRR तो सर हमने वो लगाया था 42 RBI एक्ट। हाँ, CRR जो होता है अंडर सेक्शन ऑफ 42 ऑफ जो है ऑब्लिक 2। हाँ, वो ऑब्लिक 2 RBI होता एक्ट, है। ये ऑब्लिक 2 भी था ना अब इसमें जी उसमें था सर। और इसी में क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन था कि CRR जो है बैंक किस सेक्शन के तहत RBI को जमा करता है, 2 सवाल पूछ दिया था इसमें। अच्छा, अभी तो पता है कि बैंक रखता है, किस सेक्शन के तहत जमा करता है वो नहीं पता। अच्छा, वो जो जमा करता है CRR में, वो तो सेक्शन यही हुआ ना, अंडर 42 ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत। यही लगा दिया था सर। कोई कुछ समझ में आया नहीं सर, ऐसा एक ऑप्शन था, मैंने यही लगा दिया। तो यही तो सही है, वो चार था, यही तो सही है। CRR जो है, CRR एक ऐसा रिजर्व रेशियो है जिसमें बैंकों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो
अंडर सेक्शन 42 ऑफ 2 ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत वो इतना रुपया बैंकों के पास रखना होता है, तो वो सही लिखा है आपने, ठीक है। ड्राइंग पावर से जुड़ा हुआ जी कोई सर। सवाल आया था? नहीं सर, ड्राइंग पास मेरे सेट में कुछ क्वेश्चन नहीं। चार्जिंग ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कोई सवाल पूछा गया था? चार्ज ऑन सिक्योरिटी प्लेस से क्वेश्चन आया था सर, प्लेस से क्वेश्चन आया था। क्या था? सर एक क्वेश्चन आया था सर, जैसे एक बार मॉर्गेज किया हुआ है लोन में किसी लोन को, फिर सब्सिक्वेंट मॉर्गेज किया है, तो उसका जो फोरक्लोजर है कहाँ से मतलब कहाँ से ड्यू होगा उसका सर? फोरक्लोजर सब्सिक्वेंट मतलब नहीं जैसे समझ। 12 जो मॉर्गेज का 12 साल होता है, हाँ तो हाँ हाँ आपको फर्स्ट जो मॉर्गेज लिया वहां से काउंट होगा, जो उसके उसी लोन को फिर दोबारा मॉर्गेज किया रहता है, सेकंड मॉर्गेज, हाँ। तो वहां से काउंट होगा या फर्स्ट लोन लिया वहां से काउंट होगा, ऐसा कुछ? नहीं फर्स्ट से तो कहाँ से होगा? फर्स्ट तो फर्स्ट वाला जो लोन है वो बचा होगा तब ना। कोई भी इसमें क्या होता है, मॉर्गेज में क्या हाँ होता है, जी जो भी जी ड्यू होता है ना, इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है उसके बाद काउंट होता है, वो लास्ट वाले से काउंट होगा। जी जी। ठीक है ना? सर बहुत एक सवाल मुझे याद आ रहा है, यदि कोई कोर्ट से मतलब कोई डिक्री मिला है तो लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? 3 साल, बताइए। 12 साल, ऐसे कुछ ऑप्शन था सर। हाँ, डिक्री का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो कितने साल होता है? 12 साल सर। 12 साल। मैंने 12 साल लगाया है, ऑप्शन लगाया है। एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या होता है, कोर्ट से जो डिग्री मिली हुई है, हम कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? जी। हमने ग्राहक के साथ एक अनुबंध किया था कि हम आपको 10 लाख, हम आपको 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप जो है 7 साल में समय पर लौटाना। ये अनुबंध हुआ तो उसने उस अनुबंध का पालन नहीं किया, अनुबंध तोड़ा, तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट हमको फैसला सुनाता है जिसको डिक्री होता है। डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के जी लिए जी 12 साल का समय होता है। 12 साल के समय किसी भी ये समय ये execute करा क्वेश्चन सही है। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग देखो पूरा सवाल तो याद ही कर लिए, 50-60 सवाल तो यही हो गया है ना। एक्चुअली है क्वेश्चन सर, Mortgage- आपका ही क्वेश्चन आया था, इसलिए याद भी हो गया है, Mortgage- अदरवाइज से क्वेश्चन mortgage- याद होता नहीं है। सर वो मॉर्गेज वाला थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सर जी। मॉर्गेज वाला ये सवाल जो आपने बोला है, मॉर्गेज में क्या होता है, जब भी मॉर्गेज होता है तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। हम उसको जो है सूट फाइल करने के लिए हमको एक लिमिटेशन पीरियड होता है मॉर्गेज का, तो जी उसको जो है लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसके ड्यू डेट से गिना जाता है, ना कि पहले। ठीक है? जी सर। तो वो क्वेश्चन रहेगा कि पहले उस एक ही लोन था सर, हाँ तो पहले मॉर्गेज किया, फिर उसको एनहेंसमेंट उसको दिया गया सर, ठीक तो है। एनहेंसमेंट देने के बाद उसको फिर सेकंड मॉर्गेज किया सर, तो उसका लिमिटेशन कहाँ से चालू होगा? तो आपका कहने का मतलब जहां से ड्यू है सर। हाँ, जहां से ड्यू होता है। देखो मॉर्गेज में क्या होता है लिमिटेशन, एक सेकेंड। मॉर्गेज में जो लिमिटेशन होता है 12 ईयर का होता है, और वो जो 12 ईयर का जी 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 लिमिटेशन है वो इंस्टॉलमेंट या जो भी उसका ड्यू होगा उस ड्यू डेट से, हर मान लीजिए सपोज उसके बस 200 इंस्टॉलमेंट हैं या 30 इंस्टॉलमेंट है, तो हर इंस्टॉलमेंट होगा उसके बाद ही हर ड्यू इंस्टॉलमेंट के बाद 12 साल बढ़ता जाता है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, और आप बताइए, आपके फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा था? फुल फॉर्म, एब्रीवेशन, किरण जी? नहीं सर, नहीं एब्रीवेशन, कोई एब्रीवेशन नहीं आया था? नहीं सर, नहीं आया था सर। सर बोल रहे थे कितना क्वेश्चन? अच्छा, और एजुकेशन लोन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था? एजुकेशन लोन हाँ, एजुकेशन लोन पे आया था सर कि 4 क्या? लाख क्या मतलब 4 लाख टू 7.5 लाख के बीच में सिक्योरिटी क्या है, मतलब ऐसा सर। अच्छा, सिक्योरिटी है 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख में सिक्योरिटी क्या 5 के बीच में लेंगे? अगर कोई अप्रोच आता है तो गारंटी ले लेंगे? उसमें गारंटर लेना है सर। गारंटर को बोरोवर तो कंपल्सरी गारंटर, बस इतना ही। गारंटर लेना है, ठीक बात है ना। चलो अच्छा हो गया। और सब्सिडी से आया था कुछ, अम्बेडकर सब्सिडी या CSIS या पढ़ो प्रदेश? सर ये एग्री क्लिनिक का आया था सर, एग्री क्लिनिक का पूछा था। एग्री क्लिनिक क्या? ये एग्री क्लिनिक का जो क्या बोलते हैं उसको कितना सब्सिडी है, मतलब उस प्रोजेक्ट में अगर आपका वो क्या बोलते हैं सर कंप्लीट सक्सेसफुल है अगर वो प्रोजेक्ट। अच्छा, सक्सेसफुल है तो उसका प्रोजेक्ट हाँ कास्ट कितना होगा? जी 25 लाख सर। 25 लाख जी होगा।
ठीक बात है ना। बस ये पूछा। चलिए, फाइनेंशियल गारंटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़ा हुआ कोई सवाल? वही सा क्वेश्चन था, जो बैंक गारंटी होता है ये किस में आता है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है, कंटीजेंट ऐसा सवाल आया है। ठीक। अटैचमेंट सर ऑर्डर, गारनेसी ऑर्डर? हाँ, गारंटी ऑर्डर में बताया था ना कि जो अमाउंट यदि कुछ लिखा नहीं है तो कितना अमाउंट हम फिक्स करेंगे, एक ये क्वेश्चन आया था। दूसरा अमाउंट था कि यदि गारंटी ऑर्डर आ रहा है तो क्या जो ओवरड्राफ्ट का जो पैसा है या जो डीपी का जो पैसा है वो हम उसमें अटैच करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे सर, उसमें था विच वन इज रॉन्ग। बाकी एफडी होगा वो अटैच कर सकते हैं, जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो अटैच कर देंगे, तो ओडी या वर्किंग कैपिटल उससे हम अटैच नहीं कर। बहुत बढ़िया। चलिए, और ये पूछना था आपसे कि बेसल, बेसल से जुड़ा हुआ कोई सवाल? बेसल? बेसल कम्युनिटी पूछा था सर। बेसल कम्युनिटी में जो ये होता है सर, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। पिलर 1 में मिनिमम ये क्या बोलते हैं सर, क्रेडिट कितना है, मिनिमम मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा था सर। तो तो हमारे इंडिया में कितना है वो पूछा था सर, इंडिया में। हाँ, कितना है सर 9% सर। 9% है सर। 9% बेसल ने बोला है रिक्वायरमेंट है, और 2.50% जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है, जो है 1 जनवरी 2023 को लागू होगा, है ना, 11.50%। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 9%। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो काफी हो गया, आप लोग ने अच्छा सवाल यहाँ पर साझा कर दिया हमारे साथियों को। रिस्क वेट से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया था क्या? रिस्क वेट कितना परसेंट? सर हाँ, यदि कोई लोन हम अपने बैंक एम्प्लॉय को दे रहे हैं उसका वेटेज, मतलब रिस्क वेटेज कितना होगा? 20% आपने बताया। नहीं नहीं, 20% उस केस में जहां पर हाउसिंग लोन होगा, अदरवाइज 75%। क्या था? 20% तब वहां होगा स्टाफ को लोन दे रहे हैं सर। हाँ, अगर लोन गिवन टू द स्टाफ कवर्ड बाय सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, तो वहां पर 20% होगा। अदर देन जो होंगे वहां 75% था। सवाल अगर पूछेगा कि अगर स्टाफ को हाउसिंग लोन दिए हैं तो वहां पर 20% होगा। अगर स्टाफ को ओडी लोन दिए हुए हैं, जो कन्वीनियंट लोन होते हैं ना, जिसमें ओडी लिमिट दी जाती है, उसमें 75% होगा। क्या सवाल था क्लियरली? इतना एग्जैक्ट याद, बस इतना याद था कि अगर कॉमन स्टाफ सवाल को पूछा लोन, गया कि स्टाफ को लोन दिया जाता है तो कितना रिस्क वेट होगा, तो उसका आंसर होगा 75%। लेकिन अगर कंडीशनल क्वेश्चन होगा कि स्टाफ को लोन दिया गया है और लोन जो है सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट है, तो वहां पर कितना होगा? टेंजिबल सिक्योरिटी से सिक्योर्ड है तो उसको बोलेंगे 20%। ठीक है, जैसे हाउसिंग लोन है, मॉर्गेज रखा है तो, या कोई एफडी रखा है, तो वहां पर 20%। और अगर जहां पर सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड लोन है, वहां पर 75%। चलिए, कोई बात नहीं, उस सवाल को देख लीजिएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में कोई सवाल पूछा? नो सर, मेरे सेट में नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? नो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं आया था सर, बस गोल्ड का ही क्वेश्चन आया था कि गोल्ड में कौन सा चार्ज क्रिएट होता है। कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? प्लेज लगाया था सर मैंने। प्लेज लगा दिया, बहुत बढ़िया। और ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी? नो सर। नो। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब हमने तो पूरा बैंकिंग कवर कर लिया। आप मतलब जितने सारे पॉसिबिलिटी होते हैं, ओवरऑल क्या अनुभव रहा, थोड़ा 30 सेकंड में बताना चाहेंगे? आशीष कुमार जी को मौका देते हैं। सर ओवरऑल क्वेश्चन सही था, कुछ क्वेश्चन मतलब एक्सेस डाटा की वजह से गलत हो गई थी मेरी। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मैंने वो जल्दीबाजी में गलत कर दिया, प्रधानमंत्री शिक्षा योजना का जो एज था, और जो कलेक्शन बैंक का जो सेक्शन था प्रोटेक्शन का, वो मैं 138 लगा दिया था गलती से। तो एक दो क्वेश्चन सर मतलब बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत लगा दिया है, एग्जाम से बाहर निकला। तो वैसे देखा जाए तो जितने सारे सवाल आपने साझा किए, वो सारे सवाल हम लोग पढ़े हुए थे कुछ दिनों में, है ना? जी सर, तभी से क्वेश्चन याद भी है सर ये, क्योंकि एक बार क्वेश्चन से हम लोग गो थ्रू हो चुके हैं। ओके, ठीक है। हमारे साथियों का सवाल है, इंटरनल से कुछ सवाल आया था क्या, इंटरनल पॉलिसी से बैंक की? नहीं सर, बैंक में ऐसा कोई, मतलब मेरे क्षेत्र में तो कोई क्वेश्चन नहीं था सर, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथियों का कल एग्जामिनेशन है,
उनको शुभकामनाएं देते हुए कुछ सलाह दे दीजिए, फिर मैं दूसरे साथी के पास जाऊंगा। आशीष जी। सबको मेरी शुभकामनाएं, और बाकी सब आपका मार्गदर्शन रहा तो डेफिनेटली सर दे विल गिव देयर 100%। बाकी सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीडीएफ से ही आता है, तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म बेटर सर। बहुत बढ़िया, माय बहुत बेस्ट बहुत विशेस धन्यवाद। टू ऑल ऑफ देम सर। आपने बहुत मेहनत की है आशीष जी, और हम आपको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपने अपना जो है सर लास्ट क्वेश्चन सर, कटअप थोड़ा सा जानना था, कटअप कितनी जाएगी सर? कट ऑफ तो वैसे बस। बैंक का 50% कट ऑफ रखते हैं सिलेक्शन के लिए, कट ऑफ रखते हैं 50% का, है ना। लेकिन अगर आप जी जी अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको टॉप सिलेक्शन के लिए अच्छा होता है। वैसे बैंकों में देखा जाता है कि 50 का कट ऑफ रखते हैं, जैसे जेआईबी का कट ऑफ होता है ना 50, तो जी वैसे इसका सर। भी कट ऑफ 50 होता है। मतलब 50 से नीचे पाने वाले का रिटर्न एग्जाम में फेल कर देते हैं वो। रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो 50 नंबर लाना है। अब उसमें क्या होता है, रैंकिंग हो जाती है। मान लीजिए 300 वैकेंसी है और 900 लोग पास किए हैं, तो आपको 3 आदमियों को इंटरव्यू में भी काटना होता है, ठीक है, जी तो फिर इंटरव्यू जी होता है। जी सर। तो कट ऑफ तो 50। और अगर कोई 80 नंबर लाया है, 80% नंबर लाया है, 70% नंबर लाया है, तो वो ऊपर रहेगा, तो उसकी रैंकिंग जो है हाई रहेगी। अब जब इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा, इंटरव्यू में अगर नंबर पाते हैं तो फिर उसकी रैंकिंग हाई रहेगी, नीचे वालों को काटना होगा, तो वो उस हिसाब से कट ऑफ होता है। चलिए, तो आपने ठीक है बहुत सर, मेहनत करी है, थैंक आप यू सर। रेस्ट करिए और आगे इंटरव्यू की तैयारी करिए। अभी सुदीप्तो कुमार जी हैं, सुदीप्तो जी चले गए, सुदीप्तो जी के, हाँ चले गए। सर्कुलर से कितना क्वेश्चन पूछा है? सर्कुलर से सर्कुलर में नहीं है बोल रहे हैं अभी। किरण कुमार जी हैं। यस यस सर। हाँ किरण कुमार जी, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस 30 सेकंड में बताना चाहेंगे हमारे साथियों को, तो बता सर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो जो भी आपके जो ये जो मटेरियल्स थे सर, वो काफी हमको यूज आया, और ऑलमोस्ट इसी में से ही हमको जो भी क्वेश्चंस आए थे सर, इसी में से ही आए थे। और ओके। इंटरव्यू में भी जो डे रूटीन जो हम वीडियोस जो ये देख रहे थे सर, क्लासेस, उसी में से ही हमको पूछा सर। कोई ऐसा कुछ नया, ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला सर। काफी यूजफुल रहा सर, इंटरव्यू में भी अच्छा गया सर, एग्जाम भी अच्छा गया, और अल्टीमेटली मैं सर इसमें प्रोमोटेड हो गया सर, स्केल 2 टू स्केल 3 सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, सर बहुत आप बढ़िया। हमारे साथियों का बिल्कुल एग्जामिनेशन है कल, उनके लिए शुभकामनाएं दे दीजिए। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट सभी को। और क्या बोलते हैं सर, बिल्कुल ही विदाउट फियर अटेंड करना, बस यही प्लस पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नथिंग नथिंग विल बी हार्ड चलिए, बहुत सर। बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। लगातार जुड़े रहिए किरण जी, आशीष जी, आप लोग एग्जामिनेशन के बाद भी जुड़े रहिएगा। जीवन अनंत जी है, सर, जब थैंक तक यू सर। जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है, और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। हम अगर थोड़ा थोड़ा समय अपने थैंक 24 यू सर। घंटों में से सीखने के लिए लगाते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति आती है, नई तरंगें आती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देती हैं, उत्साह देती हैं। तो जी कल सर। साथियों का एग्जामिनेशन है। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से सेशन एंड करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको साथ देगा कल प्रमोशन एग्जाम में। और उनको साथ में रिक्वेस्ट करके लेके जाइए डेपुटेशन में। कल भगवान से निवेदन करिए कि कल डेपुटेशन में आपके हॉल में रहेंगे, आपको इशारों इशारों में बता देंगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो कैसा रहेगा? हाँ जी प्रशांत कुमार जी, सही रहेगा? सर किरण सर से पूछना चाहूंगा, हम्म। इंटरनल सर्कुलर में कुछ क्वेश्चन आए थे सर उनके सेट में। किरण जी हैं, आवाज सुन रहे हैं तो बताएंगे। हाँ ये सर। सर इंटरनल इंटरनल में से भी आया था सर, कंकरेंट ऑडिट है। कंकरेंट ऑडिट कितने अमाउंट के, मतलब वो उसके ऊपर होता है करके, वो एक आया था सर इंटरनल में। और रेगुलर इंस्पेक्शन जो है, अगर कितने इंटरवल में आपके में, अगर अगर वो मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, कितने पीरियड में रेगुलर इंस्पेक्शन होगा पर्टिकुलर ब्रांच का, अगर वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें एडवांस है उसका। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आया था सर। 6 रेगुलर मंथली अगर इंस्पेक्शन एडवांसेस इंस्पेक्शन बढ़ रहे हैं, 6 मंथली या क्वार्टरली भी इंस्पेक्शन होता है। पॉलिसी के देखना जी। पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग बैंकों की अलग हाँ जी, अलग। हाँ इंटरनल मतलब सर के हिसाब से कंकरेंट ऑडिट का एक आया था सर, कंकरेंट ऑडिट। हाँ, कॉन्करेंट ऑडिट में भी तो कई बैंकों का 10 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है, तो वहाँ कॉन्करेंट ऑडिट लगा देते हैं। कई बैंकों में 25 जी करोड़ है, कई बैंकों में 15 करोड़ है, उसमें इंटरनल आपको देखना पड़ेगा, है ना। सब जी। बैंकों का तो थोड़ा थोड़ा अलग। इंटरनल सर्कुलर सर, इंटरनल सर्कुलर में एमडीपी का एक सवाल आया था, हम्म। सिक्योरिटी नॉर्म्स का एक सवाल आया था सर। तो इंटरनल जो सर्कुलर है उसको थोड़ा देख के, क्योंकि जनरली बैंक स्पेसिफिक है, तो
तीन चार मतलब 5 से 10 सवाल तो 100% आने ही है सर उसमें इंटरनल सर्कुलर से। सो मैं एमडीपी से एक क्वेश्चन, सिक्योरिटी नॉर्म से एक क्वेश्चन, और ये जो अपना क्रेडिट पॉलिसी है अपना बैंक का, उसमें से कम 3 क्वेश्चन आए थे सर ऐसा। आज बैंक ऑफ तो ये महाराष्ट्र, 3 सॉरी वो आज महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन भी हुआ आज प्रमोशन का। उसके साथी जुड़े नहीं क्योंकि कम ही साथी हमारे साथ उस समय जुड़े थे, 4-5 साथी, लेकिन अभी आज जुड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने सवाल भी जी। नहीं भेजा, लेकिन उनसे डिस्कशन हुआ तो उनका कहना था कि इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल बैंक के केवल 10 क्वेश्चन आए और बाकी जो क्वेश्चन है जनरल बैंकिंग का है, जिनको अभी हमने डिस्कस भी किया है यहाँ पर, है ना। जी सर। तो चलिए, एक साथी बोल रहे हैं सॉरी सर नेट खत्म हो गया मेरा, बट इट इज वंडरफुल डिस्कशन। तो फिर से छोटा रिचार्ज कर लो ना, छोटा रिचार्ज, क्योंकि लिंक फेल हो जाएगा तो कैसे बैंकिंग करेंगे बताइए ना, है ना राजेश जी। हम लोग बैंकर हैं, हमको 2 चीजें, लिंक चालू रहना चाहिए तब बैंक, लिंक बंद आए तो फिर बैंक बंद आए। तो ठीक उसी तरह हमारे नेटवर्क मोबाइल चला गया में लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी बैंकिंग होगा, पढ़ाई भी होगा। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा। थोड़ा सर मेरे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूछा था कि हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन किसके लिए होता है? कंपनी से जुड़ा हुआ केस रहता है ना, कंपनी से। और तो वो उसमें केवाईसी। क्या, हाँ सर। हाँ बताइए। कंपनी मतलब केवाईसी मतलब कंपनी का अकाउंट अगर खोलना है तो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ नहीं, इसका एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? इसमें डायरेक्टर के पावर के बारे में बात होती है, हाँ या मैं कंपनी बता कैसे रन करे? हाँ मैं बता रहा हूँ। सर उसमें प्लीज सर। कंपनी का एक वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बोर्ड के पावर्स के बारे में रहता है ना। जी तो जी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसमें कौन चार्ज क्रिएट करेगा कंपनी के बारे में, वो सारी चीजें रहती हैं। तो अगर उसमें क्या क्या ऑप्शन था, उसमें ये क्या करता है, रेगुलेशन क्या, कंपनी का ऑपरेट कौन करेगा, कंपनी का अकाउंट क्या रहेगा, उस कंपनी का पर्पस क्या है, ये डिटेल रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, है ना। ये ऑप्शन था एक। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट है जहां पर उसके रेगुलेशन, कंपनी के रेगुलेशन के बारे में, कंपनी के ऑपरेशन के बारे में, कंपनी के पर्पस के बारे में होता है। ठीक बात है। चलिए, तो अब इजाजत लेते हैं आपसे। अश्विनी कुमार जी, थोड़ा हमारे साथियों का धन्यवाद कर दीजिए, जो साथी आज अपने सवालों के साथ थोड़ा मदद कर रहे थे हम लोग को, उनको धन्यवाद कर दीजिए और कल के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं कर दीजिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करें सभी अपना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसे मार्गदर्शन के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे तमाम साथियों को हम ढेर सारा ऊर्जा देते हैं, उत्साह देते हैं कि कल के प्रमोशन एग्जाम में वो बहुत ही शानदार तरीके से सवालों का सामना करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपके साथ कल रहेंगे और जो ऊर्जा, जो उत्साह हमने पिछले दिनों में अध्ययन करने में लगाए हैं, कल उसका जो है परिणाम का दिन है, कल उसका जो है यूज करने का दिन है। तो कल सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी सफलता के लिए शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल रिकॉल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।